कहानी की शुरुआत मोरक्को के एक सुनसान और बंजर रेगिस्तान से होती है, जिस इलाके में सिर्फ रूह सुखाने वाली धूप और हर तरफ सूखे खड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पर इसी वीरान इलाके में आज एक रेव पार्टी होने जा रही है, जिसकी तैयारियां अभी से चालू हो गई हैं। अब धीरे धीरे वहां लोगों की भी एंट्री चालू हो गई है, लेकिन यहाँ आए लोग बहुत ही अजीब टाइप के थे। कुछ ने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए थे। असल में यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग भयानक नशे में धुत हैं। इसी कारण उनको होश ही नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। इसी बीच हमारी नजर एक बुजुर्ग इंसान पर पड़ती है। वो अपने बेटे स्टीवन को साथ लेकर यहाँ पहुंचा है। इस आदमी के हाव भाव से इतना तो साफ पता चल रहा था कि वो इस महफिल को एंजॉय करने नहीं आया है, बल्कि उसका इरादा कुछ और ही है। असल में ये जॉन है, जो अपनी बेटी मेरी की तलाश में यहाँ तक आया है। मेरी आज से करीब 8 दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही एक रेव पार्टी में गई थी, पर उसके बाद वो लौटकर घर नहीं आई। एक लाचार पिता की तरह जॉन वहां आने वाले हर इंसान को अपनी बेटी की फोटो दिखा रहा है और लगातार पूछ रहा है कि क्या किसी ने उसे देखा है। अब क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग नशे में थे, इसलिए हर बार कोई ना कोई उसे गालियां बकता है या फिर उसकी बेटी को लेकर गलत शब्दों का यूज करता है। इसके बावजूद जॉन हार नहीं मानता। तलाश करते करते रात से सुबह हो गई, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। पार्टी अभी भी कंटिन्यू थी। इसी बीच जॉन को ऊपर पहाड़ी पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। वहां जाकर उसने उन लोगों को अपनी बेटी की फोटो दिखाई और उसके बारे में पूछा। उन लोगों में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसने तस्वीर देखकर बोला कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा तो है, पर कहाँ देखा है ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ये बॉर्डर के पास ऑर्गेनाइज होने वाली रेव पार्टी में गई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद इस जगह पर पार्टीज होना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जॉन को यहाँ से एक उम्मीद नजर आने लगी। वैसे अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो इन नशे में धुत लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन उन लोगों की बातों पर विश्वास करके वो उसी तरफ जाने के लिए रेडी हो गया, जो कि यहाँ से काफी दूर था। इससे पहले कि ये दोनों वहां से रवाना होते, कुछ और लोग वहां आ धमकते हैं। ये असल में मिलिट्री वाले थे। उनका कहना था कि ये पार्टी इलीगल है और सभी को फौरन शहर लौट जाना चाहिए, क्योंकि देश में सिविल वॉर छिड़ चुका है और ऐसे माहौल में लोगों का बाहर घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन ये लोग अब शहर वापस नहीं जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें उस आखिरी पार्टी को अटेंड करना था जो बॉर्डर के नजदीक होने वाली है। इस बात पर मिलिट्री और इन लोगों के बीच अच्छी खासी झड़प भी हो गई। फिर भी कुछ लोग नहीं माने और अपने ट्रक्स लेकर उसी दिशा में निकल पड़े। अब जॉन को भी उसी तरफ निकलना था, पर वो थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि वहां तक जाने वाला रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से देश में सिविल वॉर भी स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं रास्ते में कौन सी नई मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो जाए। इसी कंफ्यूजन में वो वहीं खड़ा हुआ था, पर जब उसने देखा कि 2-3 ट्रक्स उसी तरफ जा रहे हैं, तो उसने भी अपना मन पक्का कर लिया। अब वो यहाँ तक आ ही गया है तो अपनी बेटी को खोज कर ही वापस लौटेगा। ये रास्ता देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है, असलियत में ये उससे कहीं ज्यादा जानलेवा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जॉन को कुछ लोग रोक लेते हैं, जो उनके आगे चल रहे थे। जब वो सब इनकी वैन के करीब आए और अंदर एक बच्चे को देखा, तो जॉन से आहिस्ता से बोले कि तुम जिस जगह पर जा रहे हो वो इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर से तुम्हारे पास कोई ट्रक भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी ये वैन बीच रास्ते में ही फंस जाए, क्योंकि उस जगह तक पहुंचने के लिए किसी हेवी कार या ट्रक की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर जॉन एकदम चुप हो गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर दिमाग लगाने के बाद वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरी बेटी मुझे वहीं मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों लोग भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वो सोच रहे थे कि इस आदमी को अपनी बेटी की इतनी क्या पड़ी है कि ये खुद की जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन ये बात तो सिर्फ जॉन को ही पता है कि मेरी उसके लिए कितनी मायने रखती है। सफर फिर से स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर के बाद इन्हें अपना फ्यूल टैंक फुल करवाने के लिए रुकना पड़ा, पर जैसा कि हमें मालूम है कि शहर में सिविल वॉर चल रहा है, तो ऐसे हालात में हर जगह रिसोर्सेज की लूट मची हुई है। तो इस पेट्रोल पंप पर भी बिल्कुल वैसा ही सीन था। इसलिए ये लोग वहां से आगे बढ़ गए, जहां जाकर उन्हें एक बंदा मिला जो ब्लैक में पेट्रोल सेल कर रहा था। उसके रेट इतने ज्यादा थे कि वो दोनों लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पैसे खत्म हो चुके थे। तब जॉन आगे आता है। वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने लिए और उन दोनों के लिए भी फ्यूल परचेज कर लेता है। इस वजह से उनके बीच थोड़ी सी दोस्ती बढ़ जाती है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़े और फिर एक जगह रुककर आज की रात वहीं बिताने का फैसला किया। जेड नाम की एक लड़की ने जॉन से मेरी की कुछ और फोटोज मांगी, ताकि वो उन्हें अपने बाकी साथियों को दिखा सके। जब उन लोगों ने मेरी की फोटो देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उम्र में काफी छोटी थीं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि एक पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों है। इसी बीच जेड उनसे बात करने जाती है और उन्हें समझाती है।
वो कहती है कि अगर मेरी वहां हुई तो वो सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। जेड की ये सब बातें सुनकर जॉन के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है और उसे काफी अच्छा फील होता है। जब ये लोग सोने जाते हैं तो स्टीवन अपने डैड से बोलता है कि ये लोग भले ही नशे करते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। जॉन को भी अब कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। अगले दिन जब ये सब आगे बढ़ रहे थे तो सारे ट्रक्स आगे निकल गए, पर जॉन की वैन इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उस छोटी सी नदी को पार कर पाती। ऐसे में आगे वालों ने उसकी हेल्प की और वैन को टो करके इस पार ले आए। उसी रात जब ये लोग फिर से रुके तो स्टीवन ने अपने डैड से पूछा कि क्या वो अपनी चॉकलेट का थोड़ा सा हिस्सा जेड को दे सकता है। इस पर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे पास पहले से ही खाने पीने की काफी कमी है और ना जाने अभी कितनी दूर और जाना पड़े। स्टीवन ने कहा कि उन्होंने हमें खाने को दिया और यहाँ तक पहुँचने में हमारी हेल्प भी की है, तो हमें भी उनका ये एहसान तो चुकाना पड़ेगा। उसकी ये बात जॉन के दिल को छू गई, इसीलिए वो खुद जेड के पास वो चॉकलेट देने चला गया। उस वक्त वो म्यूजिक सुन रही थी। उसने जॉन को भी वो सुनने के लिए कहा, पर वो कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं था बल्कि सिर्फ एक ट्रांस था। जेड ने उसे बताया कि इसे असल में तब सुना जाता है जब लोग पूरी तरह से नशे की हालत में होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें थोड़ा और स्पार्क मिलता है। जॉन को ये तरीका बहुत अजीब लगा, फिर भी वो बिना कुछ कहे अपने टेंट में वापस आ गया। अगली सुबह वहां थोड़ी हलचल मची हुई थी। असल में स्टीवन का डॉग कहीं मिल नहीं रहा था और जब वो मिला भी तो उसकी हालत बहुत बीमार लग रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में इसे अचानक क्या हो गया। तभी जॉन ने नोटिस किया कि उस डॉग ने कुछ कचरा खा लिया था, जो असल में उन्हीं लोगों का था जो कल रात नशे कर रहे थे। उसी कचरे को खाना समझकर उसने खा लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात जानकर सभी हैरान रह गए। इतने में किसी ने पानी लाकर दिया और बोला कि इसे थोड़ा थोड़ा पिलाते रहो, ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। उन लोगों के कहने के अनुसार वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, जिसे देखकर स्टीवन बहुत खुश था। अब जैसे जैसे ये लोग उस जगह के पास पहुंचते जा रहे हैं, उनका सफर और भी ज्यादा रेतीला और खतरनाक होता जा रहा है। अब वहां ना तो कोई सड़क बची थी और ना ही कोई मुसाफिर नजर आ रहा था। वहीं स्टीवन अब अपने डॉग को छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो दोबारा उससे खतरा मोल नहीं ले सकता था। टाइम के साथ इन सभी लोगों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्टीवन तो जेड के एक साथी से अपना नया हेयर कट भी करवा लेता है, जो उसे काफी पसंद आता है। पर जॉन को अभी भी खुशी की तलाश थी। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हंसना ही भूल चुका है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगे जो होने वाला है वो उसे तोड़ कर रख देगा। अब ये लोग उसी भयानक सड़क पर होते हैं। तभी अचानक सामने वाले ट्रक का टायर कुछ पत्थरों के बीच आकर अटक गया और जिस जगह पर वो अटका था उसके ठीक नीचे एक गहरी खाई थी। अगर उसने हल्की सी भी जल्दबाजी दिखाई तो सीधा नीचे जा गिरेगा। इसीलिए सभी उसे रोकने को बोलते हैं और बाहर आकर मुआयना करते हैं कि असल में खराबी कहाँ पर है। तो पता चला कि उसका टायर फट चुका है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन पा रहा है। ऐसे में जॉन मदद के लिए आगे आया। उसने तुरंत अपनी वैन से जैक निकाला और कुछ ही देर में उसे ठीक कर दिया। इसी बीच स्टीवन की नींद खुल जाती है और वो बाहर अपने पिता के पास आने लगता है, पर जॉन ने उसे वापस जाने को कहा क्योंकि वो जगह काफी खतरनाक थी। ऐसे खुले में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इधर टायर लगाने के बाद ये लोग फिर से कोशिश में लग जाते हैं कि किसी भी तरह उस ट्रक को वहां से आगे निकाला जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद तो सच में किसी ने नहीं की थी। वो वैन पता नहीं कैसे लेकिन अचानक अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसमें स्टीवन और उसका डॉग मौजूद थे। जब तक उसने अपने डैड को पुकार लगाई तब तक शायद उनकी किस्मत की किताब बंद हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग पीछे मुड़े तो वो वैन नीचे खाई में गिर चुकी थी। ये दृश्य देखकर जॉन को खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो पाता और एक पल के लिए तो उसे लगा कि ये सब बस एक सपना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके आसपास खड़े जितने भी लोग थे, हर कोई सदमे में चला गया कि ये क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ इतना सही था, फिर ये कैसे? जेड को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो स्टीवन और जॉन दोनों के सबसे ज्यादा करीब थी। अपनी बेटी को ढूंढने निकले जॉन को क्या पता था कि इस सफर में वो अपने बेटे को भी खो देगा। अपनी उम्मीद को वो इस तरह से खो देगा। अब ये वहां और ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए उन्होंने जॉन को अपने ट्रक में बैठा लिया और वहां से नीचे की तरफ ले जाने लगे, क्योंकि इनमें से एक शख्स ने देखा था कि वैन भले ही नीचे गिरी पर उसमें आग नहीं लगी थी, तो हो सकता है कि अभी भी जो उसमें अंदर हो वो जिंदा बचा हो। ये बात उसने सिर्फ अपने साथियों को ही बताई है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जॉन को कोई झूठा दिलासा दिया जाए। आखिर में अगर सच कुछ और निकला तो वो उसे और बुरी तरह तोड़कर रख देगा, लेकिन बाकी किसी और की तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। स्टीवन से इन लोगों की मुलाकात को सिर्फ 4 दिन ही हुए थे, लेकिन उन 4 दिनों में ही उसकी मासूमियत ने इनके दिलों पर गहरा प्रभाव डाल दिया था।
रास्ते भर पूरी रात जॉन रोता रहता है। जेड भी उसी के पास बैठी थी, पर उसके पास शब्द नहीं थे जिन्हें कहकर वो उसे दिलासा दे सके। सुबह का सूरज निकला और ये लोग नीचे आ गए। यहाँ इन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ कुछ ट्रक्स खड़े थे। हो सकता है ये रेंजर्स के हों, क्योंकि इनमें रेडियो सिस्टम भी लगा हुआ था। इसीलिए कुछ लोग रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि शायद कोई मदद आ जाए और स्टीवन की जान बच सके, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब बाकी लोग उन ट्रक्स में बचे हुए पेट्रोल को निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे पता नहीं उन्हें फिर से पेट्रोल कहाँ मिले। इसी बीच अचानक जॉन उस खुले बीहड़ में तेजी से एक दिशा की तरफ जाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी का बुलावा आया हो। हर कोई ये देखकर हैरान था। वो लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़े और जाकर उसे रोका, पीने को पानी दिया और पूछा कि अचानक उन्हें क्या हुआ, वो किस तरफ जा रहे थे। जॉन ने सिर्फ इतना कहा कि वो जहां भी जाए अब उसे अकेला ही जाना है। कोई अब उसके साथ बचा नहीं जो आगे चलेगा। लेकिन अब ये लोग पीछे भी लौटकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि पीछे भी तो बिल्कुल वैसा ही मंजर है। इसीलिए जेड बोलती है कि हमें बस आगे की तरफ ही बढ़ते रहना होगा। ऊपर से हमारे पास फ्यूल भी बहुत कम बचा है। रास्ते में इन्हें एक चरवाहा लड़का मिलता है, जिसके पास जाकर ये मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वो तो इनके पहनावे को देखकर ही डर जाता है। तब जाकर इन्हें ये एहसास हुआ कि हैं तो ये भी इंसान ही, पर इन्होंने बीते कुछ सालों में नशे की वजह से अपनी हालत ऐसी बना ली है कि अब दूसरों को भी इनसे डर लगने लगा है। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद ये सभी उस जगह पर बैठ जाते हैं। थे तो ये 5 लोग, पर माहौल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सभी एकदम खामोश थे। ऐसा लग रहा था मानो बेटा जॉन का नहीं, बल्कि उनका खुद का मारा गया हो। इस चीज को देखकर जेड ने सोचा कि ऐसे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, उन्हें हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए उसने इन लोगों को अपने तरीके से सुकून देने की कोशिश की। वो तरीका था नशे का, बिल्कुल वही पुराना तरीका। पहले ये सभी नशा करते हैं और फिर उसी म्यूजिक की धुन पर नाचना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो बाकी लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करते, लेकिन बाद में जब उन्होंने जेड को मदहोशी की हालत में देखा तो वो भी उसी की तरह नाचने लगे, और जॉन भी इन्हें देखकर इसी नशे की दुनिया में खोने लगा। वो अंदर से खुश तो बिल्कुल नहीं था, पर उसने अपने उसी दुख को अब यकीन बना लिया था। ये दृश्य देखने में काफी अजीब लग रहा है कि कैसे एक सुनसान बीहड़ इलाके में कड़कती धूप के बीच ये लोग सिर्फ एक गाने की धुन पर नाच रहे हैं। नाचते नाचते जेड वहां से काफी दूर चली जाती है, और तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ जिसमें जेड के जिस्म के हजारों टुकड़े जमीन पर बिखर गए। असल में जिस जगह पर ये लोग अभी खड़े हैं वो किसी जमाने में एक जंग का मैदान हुआ करता था, और यहाँ कदम कदम पर लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। अपनी साथी की ऐसी मौत देखकर एक शख्स भागकर उसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा उसका भी बिल्कुल वही हाल हुआ जो जेड का हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर ये लोग बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। अभी तक मुसीबतों का पहाड़ क्या कम टूटा था कि अब एक और मुसीबत आ चुकी है। अब ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यही सोचते सोचते इनकी पूरी रात उसी रेगिस्तान के बीच गुजर गई। सुबह हो गई, लेकिन जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। जॉन तो पहले से ही आधा खत्म हो चुका है, पर वो पहले एक आर्मी वेटरन रह चुका है, इसीलिए उसे ऐसे हालातों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। उसने सबसे कहा कि हमें सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा, और ये रास्ता हम खुद अपनी मौत से ढूंढेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वो लोग अपने ट्रक को गियर लगाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ट्रक जहां तक जाए वहां तक उन्हें एक सुरक्षित रास्ता मिल सके। ऐसा करने से उन्होंने अपना इकलौता ट्रक तो खो दिया, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी दूर का रास्ता जरूर मिल गया। अब सवाल था कि उसके आगे ये लोग कैसे जाएंगे। अगर अब दूसरी गाड़ी के साथ भी ऐसा कुछ किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो आगे जाकर बचेगी या नहीं, लेकिन अब भी उन्हें यहाँ से निकलना था तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर वो गाड़ी भी धमाके के साथ फट जाती है, तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। लुइस हार मानकर अपने एक साथी के साथ वहीं बैठ गया। शायद उसकी जिंदगी का सफर यहीं तक था, लेकिन जॉन ने तो अपना सब कुछ खो दिया है। अब बस बचे हैं तो उसके यही नए दोस्त, जिनकी जान के लिए वो खुद पैदल ही आगे चल पड़ा। ईश्वर के भरोसे बस चलता रहा और आखिर में एक ऊंची चट्टान पर जा पहुंचा। अब इस चट्टान से इन्हें आगे का रास्ता मिल गया और बाकी लोग भी उसी के बनाए हुए रास्ते पर चल पड़े। कुछ इस तरह से इन बचे हुए लोगों की जान बच गई। हालांकि अभी भी इन्हें एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। काफी दूर चलने के बाद जाकर इन्हें एक रेलवे ट्रैक मिला, जहां से गुजर रही एक ट्रेन पर ये लोग बैठ गए। इस सफर की शुरुआत में ये 5 लोग थे। इनकी मंजिल तो सेम थी, लेकिन सबका मकसद अलग अलग था। पर आज इन 5 में से सिर्फ 3 लोग ही बचे, जिन्हें मंजिल पर पहुंचकर कुछ हासिल भी नहीं हुआ, और इस सफर में इन्होंने खोया बहुत कुछ। जॉन, जो यहाँ अपनी बेटी को खोजने आया था, वो आज अपने बेटे को भी खोकर वापस जा रहा है। वहीं लुइस,
जो अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में कुछ नई यादें बनाने जा रहा था, उसने इस सफर में एक ऐसा मोड़ देख लिया जिसके बाद शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नशा ना करे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।